उन्हें टाइम पे लाओ, टाइम पर टाइम की कंपेयर करो। जिस दिन खुद के लिए भी तो बनाओ बजाओ। अगर कोई दूसरा तारीफ नहीं करता है तो खुद की तारीफ करना खुद सीखो। अच्छे काम करोगे तो खुद की तारीफ करोगे, गलत करोगे तो कैसे ताली बजाओगे। मेरे लिए इतनी ताली बजा रहे हो, बढ़िया अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कभी आप लोगों की ताली ऐसी बजाए और आप पोडियम पे खड़े हो, इसको पोडियम ही बोलते हैं सर, तो सारे खुश हो। परेशान तो कोई नहीं है, रहना भी नहीं चाहिए परेशान। देखो माँ साहब ने मुझे फ़ोन किया तो मैं यहाँ थाने चौराहे की तरफ था, बहुत दिन से कह रहे हैं कि आप आओ, कोई अच्छी बातें बच्चों को बताओ, क्योंकि आप सब लोग जो है ना, देश का जो भविष्य होता है वो युवा होता है। मेरी आवाज़ दूर तक जा रही है? माँ साहब की तो माइक से नहीं जाती। देखो हर आदमी हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। माँ साहब पढ़ाने में एक्सपर्ट है, हम पढ़ा नहीं सकते, हमारा कोई और फील्ड है। आप भी जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो उसमें मैं नहीं हो सकता। हर इंसान की अलग अलग क्वालिटी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, खुद की तारीफ करनी दुश्मन नहीं करेगा, कोई दोस्त नहीं करेगा। खुद की तारीफ करनी सीखो कि मैं बहुत अच्छा हूँ। जब तुम सोचोगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो अच्छे काम करोगे। अभी बुलेट से पटाखे फोड़ते हुए जा रहे हैं, कम से फोटो तो नहीं करोगे, ये गलत मैटर है। हमारे यहाँ बहुत सारी ज़मीन है, हमारे यहाँ बहुत सारी ज़मीन नहर में सड़कों में आ गई है और उसका ज़्यादातर उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग हुआ है। आज का जो मैं नीचे उतर जाता हूँ आप सब लोगों से इंटरेक्शन होने के लिए, आवाज़ दूर तक जा रही है। पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। अगर किसी का बच्चा शिक्षित हो गया और वो कामयाब हो, किसी भी फील्ड में हो, ये नहीं कि आप पुलिस फोर्स में ही चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, कामयाब हो गया तो उसकी कई पीढ़ी सुधर जाती है। अगर आप कामयाब हो गए तो एक तो आपकी ज़िंदगी बन गई, जो आपके साथ जुड़ने वाला आपका जीवन साथी उसकी ज़िंदगी बन गई, आपके बच्चों की ज़िंदगी बन गई, आपके माँ बाप की तो बनेगी, आपकी दादा की भी बन गई। एक बच्चे के कामयाब होने से 5 पीढ़ियों पर असर पड़ता है। अगर बाई चांस तुम्हारा क्या नाम है मैं जानता हूँ, हाँ अटारी क्या नाम, एक तुम्हारे कामयाब होने से तुम्हारे दादाजी हैं, अगर अभी होते दादाजी, अगर तुम कभी कामयाब हो गए तो उनको भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी उम्र बढ़ जाती है तुम्हारे कामयाब होने से। माँ बाप की बढ़ गई, तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ गया, जो तुम्हारे साथ जुड़ेगा घरवाली उसका भी स्टैंडर्ड अप होगा, क्योंकि तुम्हारे लेवल की होगी, तुम्हारे बच्चों का भी बढ़ जाएगा। तो 5 पीढ़ी एक आदमी के कामयाब होने पर डिपेंड करती है। और अगर आपने किसी ने नशा कर दिया, नशे से बर्बाद हो गया, आपका दादा परेशान, आपका बाप परिवार परेशान, आपके बच्चे परेशान और आपकी तो कोई जिंदगी कुछ है ही नहीं। तो आप सोचो कि आप एक बच्चा कामयाब होकर 5 पीढ़ियों पर असर डालता है, 5 पीढ़ियों पर। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं जब था आज से 30 साल पहले, 30 साल पहले मैं भर्ती हुआ था, शायद तुम्हें 30 साल का कोई होगा भी नहीं, उस टाइम मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती थी। साइकिल के लिए भी हम लोग 1-1 साल तक रहे, जूते भी नहीं मिलते थे, ठीक तरह चप्पल में काम चलता था। तो 30 साल पहले जो स्थिति आज वो नहीं है। मेहनत का फल ये होता है कि इससे हमारी दादी जो थी वो बड़ी खुश हुई जब मैं था, उसकी उम्र बढ़ी, उसको इलाज कराया, माँ बाप बिल्कुल ठीक है, मैं भी ठीक हो गया, बच्चे भी ठीक हो गए और आगे 1-2 पीढ़ी का गारंटी तो कुछ की नहीं है, लेकिन 1-2 पीढ़ी और भी ठीक रहेगी। बच्चे तो जब कामयाब होंगे तो आगे सब कामयाब होता जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आपके अकेले के सफल या असफल होने पर कई पीढ़ियों पर असर पड़ता है। मान लिया अभी तुम कोई सिपाही भर्ती हो गए, आजकल ऐसा माहौल चला हुआ है, सिपाही भर्ती हो गए, 20 लाख की शादी होगी, 10 लाख की तो गाड़ी मांगता है। ये कड़वा सच कह रहा हूँ मैं, पहले भी था। तो कामयाब हो गए, बढ़िया शादी हो जाएगी, अच्छी पढ़ी लिखी घर वाली कोई टीचर मिल जाएगी तो तुम सेट हो गए, आगे बच्चे भी तुम्हारे ऐसी होंगे, अच्छी कमाई होगी। तो यहाँ पढ़ने आते हो, मेहनत करके पढ़ो, आप सोचोगे गुरु जी को उपदेश देना शुरू कर दिया। मैं यहाँ देखता हूँ बहुत सारे लोग शाम को 12 गलती करते हैं, बुलेट से पटा के होते हैं, लाइब्रेरी में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इसलिए दुख होता है कि आने वाली पीढ़ियों का होगा क्या। लड़कों का भी ऐसी चल रहा है। आने के देश जो है ना, हम लोग
50-51 करोगे, कोई गारंटी थोड़ी है कब तेरी कोई चला जाए, किसी की कोई गारंटी नहीं कब चला जाए। ये देश सब लोग युवा पीढ़ी पे डिपेंड करता है। हमारे बच्चे भी आप लोगों के बराबर हैं, उनकी आगे पीढ़ियाँ होंगी, तो आप लोग जो हो अपने समाज का, अपने देश का, अपने परिवार का भविष्य हो। चलो ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। मैं डॉक्टर साहब ने उन्होंने बताया था, जैसे मेरा करीब 22-23 साल भर्ती का अनुभव रहा है। वहाँ मैं मेडिकल के रूप में काम करता था, मेडिकल करता था बच्चों के, तो मैं वहाँ घर में भी सुविधाएँ मतलब बच्चों की मेडिकल करता हूँ, मेरे पास जो आते हैं। डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, मैं बोला ठीक है समझ लेता हूँ, हो सकता है कि मैं 100 बात आपको अच्छी बताऊँ, तो उसमें से 10 बात भी आपकी समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। 20-30 बच्चे, 50 बच्चे होंगे, ज़्यादा होंगे, 40 ने भी अगर 10 ने भी फॉलो कर लिया तो मेरा जो बोलने से ऊर्जा खत्म हो रही है, बोलने में भी ऊर्जा लगती है, तो इसका कुछ यूटिलाइज होगा। क्योंकि अगर ऊपर वाले ने आपको किसी लायक बनाया, मास्टर साहब को बनाया आप लोगों का भविष्य बनाने के लिए, कम पैसे में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आपका भविष्य बनाने के लिए, और अगर ये काम नहीं करते तो भगवान अगर कोई दुनिया को चला रहा सोचेगा यार इसने अपना काम नहीं किया, इसको कोई दूसरा रोक दे। तो मुझे अगर इस लायक बनाया कि मैं बोल सकता हूँ, मेरी बात को फॉलो करेंगे, मेरी बात मानेंगे, तो मुझे करना चाहिए। तो मेरे आज की एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी घर से आओ हेलमेट भी लगा के आया करो। एक लाल है, एक पीला है। सबसे ज़्यादा जो है ना जनसंख्या कंट्रोल इस एरिया में, हमारे समाज में जनसंख्या, एक बच्चा है वो है, रोज आप देखते हो रोज एक्सीडेंट में मर जाते हैं, अगर हेलमेट होता तो बच जाती है। और कोई भी किसी नशे वाले के पास मत रहना। एक बात और बताता हूँ, एक ट्रूथ है जिसको कहावत बोलते हैं, आप 3 महीने किसी शराबी के साथ रह लो, आप शराबी बन जाओगे पक्का। आप 3 महीने किसी बिजनेसमैन के साथ रह लो, आप पैसा कमाना सीख जाओगे। आप 3 महीने मास्टर साहब जैसे कि ये कोचिंग चलाना सीख जाओगे। आपकी जैसी सोसाइटी होती है वैसा ही आपका भविष्य होता है। इसलिए अपनी सोसाइटी में बहुत ध्यान रखो। नशा बर्बाद कर देता है। मैंने नशे में पीढ़ियाँ बर्बाद होती देखी है। शुरू में बड़ा तंबाकू ले, मैंने अगर मास्टर साहब को लत लगानी है दारू पीने की, इधर आ जा भाई, आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैं बोला मास्टर साहब कुछ नहीं होता यार, बढ़िया चीज़ है, एक लगा लो, खाना बढ़िया खाओगे। नहीं भाई साहब यार मैं नहीं पी रहा। बोला नहीं यार तुम कैसे, तुम मर्द थोड़ी हो, मर्द के लिए तो बनी है, बनी किस लिए, तुम्हारे लिए बनी है। अब मास्टर साहब जो था मेरे से प्रभावित होकर एक पैर आ चला। अगले दिन फिर आऊँगा, मास्टर साहब यार ले लो, क्या बात कर रहे हो, अरे यार तुम ऐसे मर्द हो, दारू नहीं पी सकते, फैक्ट्रियाँ इसलिए लगी हुई है, देश का इससे फायदा हो रहा है। हमारे साहब ने दूसरी बार भी सम्मान करके जूस में डाल के पी ली। अब 2 दिन हो गया, तीसरे दिन मैंने सोचा मैंने दिया, मार्शल ने मना नहीं करा, तीसरे दिन मना नहीं करा, 5वें 8वें दिन मार्शल कहते यार एक से कुछ नहीं होता, 2 दे दो। लगी आदत, किसी को बर्बाद करना है, उसके बच्चों को नशे में धकेल दो, आपकी सारी जमीन बेच देगा, भविष्य खराब कर देगा। मेरे पास बहुत सारे लोग जैसे कि सामने कि घरवाला दारू पीता है, सब कुछ बेच दिया। तो आज ये उद्देश्य देने मतलब आपको बताने का उद्देश्य है कि नशा मत करो। नशा जो करता है किसी भी तरीके का, उससे दूर रहो, अच्छी चीज़ का नशा पाओ। मोबाइल एडिक्शन भी है, मोबाइल चलाने का, उसको आप पढ़ने के लिए यूज करो ना। लाइब्रेरी में दो, घर में इंटरनेट है, घर में पढ़ लो भाई। तो बहुत सारी बातें हो गई, क्योंकि आप याद करोगे आज का 12 अगस्त है, 12 अगस्त 2023, अगले साल कोई पता नहीं कहाँ क्या होगा। कहोगे जो लोग ले जाइएगा ना, वो व्हाइट कैप वाला आया था तिरंगे वाला, उसने सही बात बताई थी। ये आपको 20-30 साल बाद पता चलेगा। ये हम लोगों का सबका अनुभव है। तो एक तो फास्ट ड्राइविंग मत करो, हेलमेट लगा के आओ। और हम सब लोग आपके भविष्य के कितना ज़्यादा 1000 देते होंगे, कोई करोड़पति तो हो नहीं गया कैचिंग चलाने से। गलत काम ये करते नहीं कि 100 लोग बन जाएंगे, कुछ कर लेंगे। इनका घर चलता है, आप लोगों का भविष्य बनता है, किराया निकलता है, और इनका दिन का जो समय है वो टाइम पास हो जाता है। घर में बैठे हो भी क्या करेंगे, बहुत कम फीस में, कुछ ज़्यादा फीस नहीं होगी, 1000 रुपये 1000 होगी, उससे कोई घर नहीं बन जाता। अगर घर बन जाता तो ये शोरूम बना लेते। कम पैसों में आपका भविष्य बना रहे हैं। तो यहाँ आना जो है वो यूटिलाइज करो। और मैं बहुत दिन से घर में फ्री मेडिकल करता था बच्चों के, लंबाई नाप देना, छाती नाप देता था। तो सब तरह के लोग आते हैं, बीमार भी हो गए। अब थोड़ी थोड़ी फीस रखी हुई है। एक उद्देश्य और था बताने का
जो फोर्स की बैंक की तैयारी करते हैं बच्चे, वो अपने आप को पहले इंश्योर करें कि मैं मेडिकल फिट हूँ नहीं। अभी मेरे पास रोज फोन आ रहा है, सर मेरा परसों मेडिकल है, मैं आपके पास आ जाऊँ। अरे भाई परसों मेडिकल है, अब आगे करेगा। अगर तुम टेम्परेरी अनफिट होते, दो तरीके का अनफिट होता है जब मेडिकल में जाते हैं। एक तो पक्का अनफिट, जो फिट नहीं हो सकता, वो तो अनफिट है ही, जो कलर विजन हो गया, बाजू पेटी हो गई, नोक नहीं हो गया, जो चीज़ सामने दिख रही है। और एक होता है टेम्परेरी अनफिट, जो 1-2 महीने में फिट हो जाता है। किसी की हार्ट बीट बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर है, दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। कान में कोई प्रॉब्लम है, 1 महीना दवाई खाई, कान का पड़ा ठीक हो गया। आँख थोड़ी नियर विजन या डिस्टेंस विजन दवाई डाली तो आँख की रोशनी बढ़ गई, कलर ब्लाइंड जो है वो फिट नहीं होता। तो 1 महीना पहले अगर आप 2 महीने पहले आके मेडिकल कोई करा देता है तो उसकी कमी पता करके हम उसको दूर कर सकते हैं। अब जो 15 परसों को मेडिकल के लिए जा रहा है, मेरे पास अभी फोन आया संकुल से, सर मेरा परसों वहाँ पर रेस भी है, लंबाई भी, मैं पढ़ना आ रहा हूँ। अरे अब क्या फ़ायदा भाई, तू 6 महीने पहले आता तो दूर भी हो जाता। तो एक तो अपने आप को देखो कि मैं मेडिकल फिट हूँ, जो फोर्स की तैयारी कर रहा है। मेडिकल फिट तो आपको वैसे भी होना ही चाहिए, एक ज़िंदगी जीने के लिए भी। किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हार्ट अटैक हो जाएगा उसको, तो अपना कहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे पास आके कराओ, अपने आप को कहीं भी चेक करा सकते हो कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। इसमें से बैड फोर्स से पुलिस की तैयारी कौन कौन कर रहे हैं? बैड फोर्स से पुलिस वाले लड़के कम क्यों? चलो ठीक है, तो बैड फोर्स जो पुलिस की तैयारी करने वाले हैं उनको तो इंश्योर करना ही चाहिए। 30% लोग मेडिकल में निकल जाते हैं, 40 भी निकल जाते हैं। कोई ज़्यादा खराब मेडिकल अफसर आ गया तो आधे फिट करता है। 100 का मेडिकल करेगा तो उसमें 50 अनफिट, 50 फिट। लेकिन मोस्टली 30 या 20% लोग मेडिकल में निकल जाते हैं। और यूपी पुलिस में तो मेडिकल में निकलते ही नहीं, वहाँ तो 50,000 1 लाख रुपए दिया वो सब पास होते हैं। मेरे पास आए थे बहुत सारे अनफिट थे। यूपी पुलिस का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल होता है, वहाँ दिए पैसे और पास। अभी पिछले बार मेरे 2-3 बच्चे सब इंस्पेक्टर बने। एक लड़की यहाँ की, एक यादव है वो, जो अनिल गैस एजेंसी वाले हैं, उनकी भतीजी थी। उससे 1.5 लाख रुपये मांग रहे थे, मेरे पास आई थी। मैंने चेक किया था, मैंने 1 पैसा मत देना, अड़ जाना। वो अड़ गई, 1 पैसा नहीं दिया। उसकी 6 महीने हो गए, मार्च से ट्रेनिंग चल रही है, सब इंस्पेक्टर बनी है। तो हाँ, तो सोच भी ऊँची रखो। गेम करके तुम्हारा घर तो नहीं चल पाएगा, किसी का घर चल जाएगा गेम से। गेम में मेडल मिलेगा, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, वो खत्म। गेम के बाद भी आपको आखिर में नौकरी की तैयारी करनी है, तो नौकरी की भी तैयारी करो, गेम की भी करो। जहाँ कोटे से निकल गए ठीक है। अब तो सरकार ने गेम को बहुत नीचे डाल दिया। नेशनल या इंटरनेशनल मेडल वालों को सिपाही की नौकरी दी जा रही है। इंटरनेशनल मेडल जिस पे है, जो नेशनल में फर्स्ट है, जो नेशनल फर्स्ट आ गया वो इंटरनेशनल खेलेगा, उसको सिपाही की नौकरी दी जा रही। पहले सब इंस्पेक्टर थानेदार बनता था। तो आज का उद्देश्य यही था कि मार साहब तो आपको सही दिशा दे रहे हैं, हमारे लायक भी कोई सेवा है। तो अगर कोई गरीब है, फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उसको फ्री, मैं अपनी तरफ से मैं उसकी फ्री मेडिकल कर दूँगा, करता हूँ। बहुत सारे लोगों की आप फीस भी नहीं मिली, ऐसे लोगों में ट्रेनिंग हो गया, पोस्टिंग भी हो गई, शादी भी हो गई और फीस भी नहीं मिली। एक मेरे पास एक वहाँ से कार्ड है, कहाँ से, अमरोहा से, बोला भाई साहब मेरी सीटे की शादी है, आप आइयो। मैंने जब नाम पढ़ा, मैंने किया ये तो मैं गाँव नहीं बताऊँगा, इधर के चिकन वाला साइड का। मैंने किया ये तो मैंने मेडिकल करा गया था, इसको बोलना तेरा जीजा बनने वाला, मेरी फीस तो दे आएगा। तो हमारा उद्देश्य ये है, यहाँ पे जो कोचिंग कर रहा है कोई भी करोड़पति का बच्चा नहीं है। बताओ क्यों? सब जो है किसान के, गरीब तबके के, मीडियम परिवार के बच्चे हैं। बताओ किसके घर 4 गाड़ी घूम रही। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कम से कम सुविधा शुल्क फीस में अच्छी सलाह देना। हमारा उद्देश्य यही है कि अगर आप नहीं दे सकते तो हम आपको फ्री में गाइडेंस देंगे। और एक बात और है, हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कन्वेंस अच्छा आने जाने के लिए ठीक है। हम वहाँ फिजिकल की तैयारी कराते हैं, वहाँ खोलाले में खोला हमने, वहाँ शुरू करेंगे, अभी नहीं किया था। तो जो फिजिकल वाले वहाँ के बच्चे वहाँ आ जाए, हम ये नहीं चाहते कि किसी की कोचिंग से आके तुम मेरे आ जाओ। भाई जो मेहनत करके बच्चा पढ़ा रहा, आप जहाँ स्टडी कर रहे हो वहीं पढ़ो। ये नहीं कि रोज़ कोचिंग बदलते करो, आज यहाँ आओ, कल आओ, कल ना आओ। ये सब
आदमी ऐसा कामयाब नहीं होता। जिसके साथ जुड़े हो वफादारी से रहो। तो बाकी बच्चों में जोश कम है। बच्चे अभी तो भर्ती हो सकती हैं, सिपाही बनो, सब इंस्पेक्टर बनो, पटवारी बनो। अब तो सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट जा रहा है, सब जगह कुछ बचा ही नहीं। एक बैंड फोर्स बची थी, उसको भी 4 साल के लिए कर दिया पहले, अपनी जो फिट होगा वो चला जाएगा। तो मेडिकल जिसका भी है, मेडिकल में कई पॉइंट होते हैं। बोर हो गए हो क्या? जय जवान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। तुम्हारी आवाज इतनी होनी चाहिए कि छत बोले यार मेरी, तुम्हें गिरना चाहूँ, तुम्हारे में ताकत ही नहीं है। उदास नहीं होना है। मेडिकल जो होता है मोस्टली मैं बताता हूँ, पहले तो आदमी का एक बॉडी अपीयरेंस देखा जाता है पूरा ऊपर से नीचे तक कि ये कैसा लुक है। कई बार किसी का मुंह ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता, नाक होती, तो उसको भी कई बार लोग अनफिट कर देते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी ये चाहता है कि मेरा साथी जो बने, बेल्ट फोर्स लगाए, वो ठीक ठाक हो, भद्दा ना दिखे। क्या आप अगर बोर्ड में भर्ती होगे तो किसी ऐसे को भर्ती कर लोगे जिसका मुँह ऐसा कर लोगे? तो एक तो देखी जाती है उसकी बॉडी अपीयरेंस की, वो कैसा है। उसके बाद उसका ये सारा फेस देखा जाता है। आँखें उसकी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, पुतली ना हो, जैसे पुतली फैलती है। आँखें ठीक होनी चाहिए। आँखों के भी 3 टेस्ट होते हैं, 3-4 टेस्ट होते हैं। एक तो दूर का पढ़ाएंगे 20 फीट का, एक नज़दीक का। जब मैं बिना चश्मे के पढ़ नहीं पाता, मोबाइल मेरी सारी आँखें खा गई। जब से इंटरनेट इंडिया में आया, स्मार्टफोन आया, जब से चला रहे हैं। तो एक नियर विजन होता है, एक डिस्टेंस विजन होता है, एक कलर विजन होता है, बाकी पुतलियों के टेस्ट होते हैं। आँख के ये 4 टेस्ट हो गए, याद रखो। उसके बाद नाक का हो गया। नाक में किसी के बहुत जुकाम रहता है, उसकी हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, साइंस वगैरह बोलते हैं, तो उसका ऑपरेशन कराना। ये आँख का, नाक का हो गया। फिर कान देखे जाते हैं आदमी के कि कान की इसकी हियरिंग ठीक है, पर्दा फटा हुआ तो नहीं है, पस तो नहीं आ रहा। फिर दांत देखे जाते हैं। एक दांत अगर खराब है तो 2 दांत माने जाते हैं। एक दांत से ऊपर खराब नहीं होना चाहिए, दांत ठीक होने चाहिए। ये बॉडी ठीक होगी। फिर गर्दन भी देखी जाती है। तो ऐसे करने होगा तो उसको नहीं देते, गाँव में बोलते ना पोतर गर्दन। तो ये बॉडी अपीयरेंस में आता है। शोल्डर ठीक होना चाहिए, ये हड्डी वगैरह ठीक होनी चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। बाजू, इसको बोलते हैं कैरिंग एंगल। ये 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कैरिंग एंगल। जैसे टेढ़ी होती है ना, किसी की बिल्कुल सपाट नहीं होती है, इसमें एंगल की लिमिट होती है। उसके बाद बॉडी, ये छाती होगी फुलाना, बच्चों का जैसे हो गया, पेट हो गया। लेग्स में आ गए, इसकी नोकनी जो घुटने मिलते हैं वो नहीं मिलने चाहिए। वो लेग होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है। आप नेट पर सर्च करोगे तो आ जाएगा। नोकनी जो घुटने मिलते हैं वो लेग, वो बहुत चौड़ी होती है, ऐसे करके वो नहीं होनी चाहिए। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, चपटे पैर, वेरिकोज वेन नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे और टेस्ट होते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, कई टेस्ट होते हैं। तो ये चीज़ आदमी को इंश्योर कर लेना चाहिए। उंगलियाँ सीधी हो, उंगली टेढ़ी ना हो, फटाफटा ना हो। तो ये अपने आप घर देख लेना कहीं में कमजोर तो नहीं। बाकी एक और काम है, पिछली लाइन। एक बात और याद रखो, एक बात और याद रखो। मैं क्या बोल रहा था? एक बात और याद रखो, जवान के पक्के रहो और समय के पक्के रहो। जो आदमी जवान का पक्का नहीं है और समय का पक्का नहीं है, उसकी सफलता की गारंटी घट जाती है। तो जो बोलो वो करो और समय पे पहुंचो। अगर मासा को टाइम दे दिया कि 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, तो बोलेंगे यार समय का पाबंद है और जवान का पाबंद है। तो आपकी नौकरी लगे ना लगे, आपकी इज्जत भी रहेगी और अच्छे इंसान बनो। अगर तुम पे 4 मुकदमे होंगे किसी पे, तो क्या आप चैन की नींद सो पाओगे? अच्छा इंसान होगा, उसमें कोई मुकदमा नहीं होगा, तो आराम से वो खेती में भी कमाएगा, रात को चादर तान कर आराम से सोएगा। गलत काम करोगे, 10 मुकदमे होंगे, अपनी जिंदगी चैन से जी नहीं पाओगे। ये उद्देश्य है कि गलत आदतों से बचो, अच्छे इंसान बनोगे तो नौकरी नहीं लगने के बावजूद भी आप अपनी जिंदगी पूरी जी के जाओगे। ये भगवान ने आपको मानव जीवन दिया है, मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया है। जाना सबको है, मैं भी पक्का नहीं हूँ, पता ही नहीं कल का है 1 साल का, ये 30 साल, ये 20 साल, उसके बाद आदमी की उम्र हो जाती है, वो बुढ़ापा चला जाता है। पता किसी को नहीं है कि कब जाना है, लेकिन जब तक जीना है एक अच्छी जिंदगी जी के जाओ, अच्छे इंसान बन के जी के जाओ। अच्छे इंसान बनोगे
नौकरी ना भी लगे तब भी आपका जीवन भविष्य बढ़िया रहेगा। हमारे साहब लगता है पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, सीधे आदमी है, कूल माइंडेड है, आराम से ज़िंदगी चल रही है, सब लोग उपाय जाते हैं, कम बोलते हैं, कोई परेशानी नहीं है, अपनी ज़िंदगी ठीक चल रही है ना। हर आदमी वहाँ से आता है अपने कुछ ना कुछ लिखा कर आता है भगवान से कि तू कैसे ज़िंदगी करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गलत काम करोगे तो 100 परेशानियाँ होंगी और अच्छे काम करोगे तो कोई समस्या ही नहीं होगी। वो लगता है लड़कों को ये होना चाहिए आने वाले समय में। और बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है, 53,000 पुलिस की निकल रही है, 1 लाख अग्निवीर की आ रही है, 28,000 CPO की आ रही है, SSC की, उसको भरो। 20 साल नौकरी करके आ जाओ। मैं 25 साल करके आया था, 44 साल में आ गया था मैं। अभी मेरी 17 साल नौकरी बची थी जब मैं रिटायर हुआ था, 17 के 18 साल। उसके बाद फिर मैं दोबारा चला गया था, दोबारा मैंने छोड़ दी। पहली वाली से कैंसिल लेता हूँ, दूसरी मैंने छोड़ दी। ईमानदार रहो, सच्चे रहो, पक्के रहो। और मैं मीडिया का काम भी करता हूँ, मुझे बहुत ऑफर आते हैं, मैं नहीं लिखता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये तिरंगे वाला बिका हुआ। और जहाँ कोई गलत मिलता है उसका विरोध भी करता हूँ कि भी तुम ये गलत काम मत करो। हम प्रयास करते हैं कि ये बच्चे जो है इनको अकल नहीं है, इतनी मैच्योर नहीं है, उनको हम प्रयास करते हैं कि अच्छे काम करें। तो और पानी भी पीते रह करो। अगर आप पानी पियोगे तो शरीर में, बॉडी में भी चमक आएगी। प्यासे मत रहा करो, सब बोतल लाए करो घर से पानी। और सब अपने देखो, आपके परिवार की कीमत कौन जानता है? तुम्हारा क्या नाम है? हिमांशु, दीपांशु के भाई हो दो भाई। दीपांशु के परिवार की कीमत तो दीपांशु को पता है ना, इसके परिवार को पता है, बाकी किसी को मतलब नहीं है। मेरी कीमत मेरे परिवार को पता है। अगर आदमी बीच में कहीं चला जाता तो उसके परिवार को पूछो उसकी क्या हालत होती है। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं। बाई चांस कभी किसी को कुछ हो गया तो 2 दिन रोके सब चुप हो जाते हैं, बाद में परिवार दुखी होता है। तो आप सब अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। आप सब अपनी मम्मी के लाल हो, पीले हो, हरे हो, सब कुछ हो। कोई माँ अपने बच्चे को ये नहीं चाहती कि ये टाइम से पहले चला जाए। माँ माई होती है। आप अपने परिवार के बहुत कीमती सदस्य हो। जैसा मार साहब है, मैं हूँ, जैसा ये हिमांशु है, दीपांशु है, ये छोटू है। आपकी कीमत आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो परिवार जो आपको भेजता है पढ़ने के लिए, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरो। समझ भाई? तो सब अपनी मम्मी के लाल पीले हैं, अम्मी लाल पीले हैं, तो मम्मी को खुश रखो भाई। एक्सीडेंट से बचो, नशा मत करो, मेहनत से पढ़ो, नौकरी लगे ना लगे, एक अच्छे इंसान बन के जाओ। मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ जरूर फल मिलेगा, कम से कम ज्ञान तो बढ़ेगा आपका। तो सब लोग तैयारी करो, हम लोग आपका भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं। जब तक मैं 60-70 साल का हो कोई नौकरी है तो मेरे से मिल जाएगा ना। अरे ताऊ कैसा है, पहले तो बहुत बोलता था, अब तो जवान निकलती नहीं तेरी। यही होता है, ये सच है। कोई भी आदमी, ये समय परिवर्तनशील है। जो आज जवानी है, जो आज चमक है, वो स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील है। ये समय परिवर्तनशील है, ये जमाना परिवर्तनशील है। ये सब चेंजिंग होती रहेगी, ना कोई अमर है ना आया है। तो अच्छे बन के जाओ और वफादार रहो, गुरु के साथ वफादार रहो। इस दुनिया के अंदर केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो आपका भला चाहते हैं, आपको अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। सबसे पहला है माँ बाप। माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा, बाप चाहता है कि मेरे बेटे का नाम मुझसे ज़्यादा हो। और एक गुरु, गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे ऊपर जाए। बाकी और कोई नहीं है। पड़ोस वाला भी कहेगा यार इसकी कैसे लगी, मेरी क्यों लगी। जो तुम्हारा खास दोस्त होगा ना, जो वाइफ पाता होगा, अगर तुम्हारी लगी ना, यार इसकी लगी मैं रह गया। तो गुरु और माँ बाप ही ऐसे हैं जो आपका बहुत भला चाहते हैं। पिछले वाले कैसे हो, हंस रहे हो, बहुत बढ़िया, हंसते रहना चाहिए। हंस नहीं रहे थे लेकिन मैंने जानबूझ के बोल दिया। अच्छी बात को रख लेना और बुरी बात को ऊपर से उतार देना। वैसे मुझे विश्वास है कि मैं कोई गलत बात नहीं बोलता। और ईमानदार हो। बात यही है कि समय से आओ, समय से जाओ, घर जाओ। जब आपकी जेब में 40-50 हज़ार रुपये आने शुरू हो जाएं, खूब पटाखे फोड़ो, अपनी ज़िंदगी जबरदस्ती तरीके से जियो। अभी आप खुद पे डिपेंड नहीं हो, अभी आपके माँ बाप खेत में कमा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के माँ बाप भी खेत में होंगे और न्यार काट के लाए होंगे।
और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एसी में, मन कर रहा है कि यहाँ से जाओ ना। तो उनकी जो तपस्या है उसको सिद्ध करो। सबके माँ बाप, मेरे माँ बाप भी ऐसे ही थे पहले जब मैं था, अब तो जरूरत नहीं, बुढ़े हो गए, उसमें तो घर रोजी रोटी चल रही है। लेकिन जो माँ बाप कष्ट झेल रहे हैं, आपकी स्थिति भी ऐसी होने वाली है। जब आप 40 साल के हो जाओगे, आपका बच्चा कोचिंग जाएगा लगोगा, सोचोगे यार पढ़ने गया, आया नहीं, उन्हें कितने रह गया, मैकडोनाल्ड पता नहीं खा रहा, पिज्जा का नहीं खा रहा, कि हमारा पता नहीं कर रहा, यही सोचोगे आप। माँ बाप यही है। तो अच्छी लगे तो रख लेना, और बुरी लगे तो फिक्र की तरफ भेज देना। जय हिंद। धन्यवाद आपको बहुत बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। लेकिन बहुत सी बातें बहुत अच्छी बताई है। सबसे पहले आप जो आपकी कैरियर के लिए बताया, आपकी लाइफ के लिए बताया कि आप किसी वाहन से आते हैं, कोई अपनी बाइक से आता है, साइकिल से आता है, स्कूटी से आता है, सबसे कंपल्सरी हेल्मेट ही है। देखिए अभी परसों की बात है, परसों की शाम के समय में स्कूटी लेके जा रहा था। शाम के समय 2 बाइक को आगे ऐसा एक्सीडेंट हुआ डिग्री कॉलेज की गेट के सामने। मुझे लगता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति शायद खत्म हो गया था, लेकिन हेलमेट एकदम वो जैसे ही गिरा सिर्फ पीछे से पट चुका था, एकदम ही वो खत्म हो गया। ये डिग्री कॉलेज के सामने हुआ। तो हेलमेट तो जरूरी है। अब आप वो भी पुलिस चालान काटती है, जानबूझ के ही वो काटती है ताकि आप कुछ सीखें। सबसे कीमती चीज आपकी बॉडी की आपका सिर ही है, इसमें चोट लगी नहीं बच पाते, ध्यान रखना। तो जो डैमेज हो गया ज्यादा चल जाएगी, कोमा में चल जाएगी, चावानी के। तो हेलमेट पहनने में जब मान के चलो आपकी बाइक से भी कीमत ज्यादा होगी आपकी बॉडी की। तो हेलमेट लगाने में कोई दिक्कत नहीं, उसको लगाओ। गिरोगे भी तो सबसे पहले चोट कहाँ आती है? सिर में।